हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आज हम +2 एनसीईआरटी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बच्चों के सामने रखने जा रहे हैं। और ये जो टॉपिक है ये है हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ये जो टॉपिक है बेटा, ये है हमारे पास ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या था, जिसको कि आप और क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं HGP। कई बार बच्चों को ये जो क्वेश्चन आता है ये HGP के ऊपर भी आ जाता है। तो बेटा चाहे HGP है चाहे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, दोनों ही एक ही बात है। तो देखो मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में दरअसल किया क्या था कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है कि हमारे अंदर डीएनए होता है। हम सब के अंदर क्या है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ पे है भाई, डीएनए में है। और डीएनए में क्या होते हैं, बेसिस के सीक्वेंसेस होते हैं। क्या होते हैं, बेसिस के सीक्वेंसेस होते हैं, जिससे भी किसी भी ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के बारे में हमें पता चलता है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमारे पास मान लो दो इंडिविजुअल्स हैं, मान लो हमारे पास दो लोग हैं। अब इन दोनों लोगों में क्या डिफरेंस होगा, इनके जेनेटिक बेसिस में क्या पाए जाते हैं, डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो जो भी ये दोनों इंडिविजुअल्स हैं, इन दोनों इंडिविजुअल के जेनेटिक बेसिस में क्या पाए जाएंगे, डिफरेंसेस पाए जाएंगे। तो डिफरेंस होने की वजह से ये दोनों लोग जो हैं ये क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो दरअसल फिर हमने क्या सोचा कि क्यों ना कंप्लीट डीएनए के सीक्वेंस को, ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस किया जाए। फिर साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि जो भी हमारे पूरा जीनोम पाया जाता है, उस जीनोम के अंदर जो भी सीक्वेंसेस हैं उनको अच्छे ढंग से क्या किया जाए, अरेंज किया जाए, पढ़ा जाए, ताकि हमें ये वाली बात पता चल सके कि हमारे अंदर जेनेटिक सीक्वेंस किस प्रकार से है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो हम वहाँ से अवेल कर सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो लाया गया था। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ये क्वेश्चन आता है कि ये कैसे पॉसिबल था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कैसे पॉसिबल था। इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया था। क्योंकि भाई जो भी आपका ये डीएनए आपको दिख रहा है, इस डीएनए को आप क्या करोगे, सेपरेट आउट करोगे। सेपरेट आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके फ्रेगमेंट्स बनाने पड़ेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सॉरी। तो वहाँ पर हमारी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की साइंस है, टेक्निक है, इन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया था। तो ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ये कौन से ईयर में लॉन्च हुआ है बेटा, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो 1990 में लॉन्च किया गया था, 1990 में इसको लॉन्च किया गया था। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक मेगा प्रोजेक्ट था। कैसा प्रोजेक्ट था ये, मेगा प्रोजेक्ट था। तो अब आप देखिए कि ये जो प्रोजेक्ट चला हुआ है इसमें क्या कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था इसमें अप्रॉक्सीमेटली जैसे कि हमारे अंदर 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर जो है वो पाए जाते हैं। तो इतने ज़्यादा बेस पेयर को सीक्वेंस करने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत थी, ये आप देखिए, $3 पर बेस। तो एक बेस को कोड करने के लिए कितना खर्चा था, $3 पर बेस, $3 की ज़रूरत थी पर बेस के लिए। इसलिए टोटल जो इसका एस्टिमेट था वो $9 बिलियन का था। कितना था, $9 बिलियन का जो है वो इसमें चार्जेस आने थे। और इसमें क्या बताया जाता है कि अगर आप सोचते कि सारी इन्फॉर्मेशन पेजेस के ऊपर लिखनी है तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ता, तो आपको इन सीक्वेंसेस को स्टोर करने के लिए बुक्स की फॉर्म में स्टोर किया जाता। तो देखिए इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है यहाँ पे कि आपको कम से कम कितनी बुक्स की यहाँ पर ज़रूरत पड़ती, आपको यहाँ पर 3300 बुक्स की ज़रूरत पड़ती। कितनी बुक्स चाहिए थी, 3300 बुक्स जो हैं वो आपको चाहिए थी। और हर एक बुक में कितने पेजेस होने चाहिए थे, 1000 पेजेस होने चाहिए थे। 3300 किताबों की ज़रूरत थी
और हर एक बुक में 1000 पेज होने चाहिए थे और वहाँ पर कम से कम हर एक पेज में 1000 लेटर जो है वो आपको लिखने थे। 1000 लेटर जो है वो आपको लिखने थे। 1000 ही पेजेस होने चाहिए थे और कुल मिला के आपको 3300 बुक्स की इसमें क्या पढ़नी थी, ज़रूरत पड़नी थी। तो इतना ज़्यादा डाटा लेने के लिए, इतना बड़ा इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, अब हाथों से तो बेटा लिख नहीं सकते, इसलिए वहाँ पे जो साइंस जिसने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया वो थी हमारी बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो इतना ज़्यादा डाटा जो है उसको स्टोर करने के लिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स का इस्तेमाल किया गया था। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें जो है वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की समझ आ रही होंगी कि इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। जो बच्चे नोट्स बनाना चाहते हैं वो भी यहाँ से सारी चीज़ें जो हैं वो मेंशन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था इसके गोल क्या क्या थे। हम देखेंगे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के गोल क्या क्या थे। तो चलिए बेटे देखते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के गोल जो हैं वो कौन कौन से थे। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला गोल क्या था। सबसे पहला गोल ये था टू आइडेंटिफाई ऑल द अप्रॉक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन्स इन द ह्यूमन डीएनए कि 20,000 से 25,000 जीन्स को क्या करना था, आइडेंटिफाई करना था। उसके बाद क्या करना था, सीक्वेंस जो है वो लगाना था 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर का। 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर का सीक्वेंस लगाना था। इस सारी इंफॉर्मेशन को डेटाबेस की फॉर्म में स्टोर करना था। उसके बाद डाटा एनालिसिस के टूल्स बनाने थे और जो भी आपके ट्रांसफ़र रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको इंडस्ट्रीज़ में ये डाटा क्या करना था, शेयर करना था। बाद में अगर किसी भी समस्या होती है, कोई इथिकल, कोई लीगल या कोई सोशल इशू होता है, तो उसके लिए एक कमेटी बनानी थी जिसका नाम था ELSI। तो ये सारे क्या थे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के ये सारे क्या थे, इम्पॉर्टेंट गोल थे। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट गोल जो हैं वो आपको पता होने चाहिए कि कम से कम 20,000 से 25,000 जीन्स जो हैं वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं। जो भी आपको सीक्वेंस है 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर हैं वो आपको पता होना चाहिए था। इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना था, डाटा एनालिसिस आपको चाहिए था और सोशल इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको एक कमेटी का गठन करना था, वो थी ELSI। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कितने सालों तक चला था बेटा? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था वो आपका 13 ईयर्स का ये प्रोजेक्ट था। 13 ईयर्स का ये क्या था, प्रोजेक्ट था। और ये प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेट किसने किया है, क्वेश्चन आता है। US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। तो US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने ये प्रोग्राम जो है वो कोऑर्डिनेट किया था। और इस कोऑर्डिनेट के दौरान, इस प्रोजेक्ट के दौरान जो वेलकम ट्रस्ट UK वो इसका मेजर पार्टनर था। UK इसका मेजर पार्टनर था। हालांकि बाद में काफ़ी देशों ने इसमें अपना योगदान दिया था, जैसे कि जापान, फ्रांस, जर्मन, चाइना और बाकी के जो भी नेशंस थे उन्होंने भी इसमें इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेशन किया था। तो जो भी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है ये 2003 में कंप्लीट हुआ है। 2003 में ये कंप्लीट हुआ था ये प्रोजेक्ट। और जो भी DNA की वेरिएशंस हैं, जो सारी चीज़ें वो डायग्नोज की गई थी। तो होपफुली ये डाटा आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि 13 साल का ये प्रोजेक्ट था, 2003 में ये कंप्लीट हुआ था और कौन कौन से ऐसे नेशंस थे जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया हुआ है। अब जैसे कि इस प्रोजेक्ट को करवाने का फ़ायदा क्या था, इसमें जो डिसऑर्डर्स होते हैं ह्यूमन बीइंग के उनको हम आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपको बेटे ह्यूमन जीनोम के बारे में पता है तो जो भी डिसऑर्डर्स आपको दिखेंगे वो भी तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। इनफैक्ट यहाँ पर यह भी बताया गया है कि डिसऑर्डर्स जो भी लोगों को अफेक्ट करते हैं या बाकी जो भी चीज़ें हैं उनके लिए ये ज़रूरी था। बाकी इसके अलावा और भी ऐसे मॉडल्स हैं जो ह्यूमन बीइंग नहीं हैं लेकिन उनका DNA सीक्वेंस किया जा चुका है। वो कौन कौन से हैं, तो बेटा उसमें आता है हमारे पास कुछ एक बैक्टीरिया, फिर ईस्ट,
सी एलिगेंस आएगा हमारे पास, सेनोराइडाइटिस एलिगेंस जो कि एक नॉन पैथोजेनिक निमेटोड है, ड्रोसोफिला है। प्लांट्स की बात करते हैं तो राइस है, और साथ में आपके पास अरेबिडोप्सिस है। तो ये सारे प्लांट और एनिमल या बैक्टीरिया वगैरह बताए जा रहे हैं जिनका सीक्वेंस जो है वो डीएनए का किया जा चुका है। तो प्लीज़ आपने ध्यान रखना है कौन कौन से सीक्वेंसेस जो हैं वो किए जा चुके हैं। लोगों को, बच्चों को लगता है कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग का ही है, तो बेटा ह्यूमन बीइंग नहीं है। ह्यूमन बीइंग के अलावा यहाँ पे आपके बैक्टीरिया थे, आपके यहाँ पे ईस्ट था, सी एलिगेंस नाम का नीमेटोड था, साथ में प्लांट्स की बात करते हैं ड्रोसोफिला एनिमल था, और फ्रूट फ्लाई प्लांट की बात करते हैं तो राइस था, अरेबिडोप्सिस थैलियाना था जो कि आपका किसका प्लांट है, ब्रासिकेसी फैमिली का ये इम्पॉर्टेंट मेंबर है। तो होपफुली आपको यहाँ से ये पॉइंट तो क्लियर हुए होंगे कि क्या था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, सीक्वेंस करना। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कैसे चला था, कौन कौन से लोग थे, कौन कौन से नेशंस थे, तो ये आपको पता है। मैथडोलॉजी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इसमें क्या मैथडोलॉजी जो है वो अप्लाई की गई थी। तो देखिए यहाँ पे क्या मैथडोलॉजी जो है वो यहाँ पर अप्लाई की थी। दो अप्रोचेस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, दो मेजर अप्रोचेस जो हैं वो यहाँ पे किए गए थे। कौन कौन से किए गए थे? एक जो अप्रोच थी वो थी आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए, मतलब कि आप सिर्फ याद रखिएगा एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। क्या लिया गया था? आरएनए के ऊपर एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स जो हैं वो लिए गए थे। जैसे कि बेटा मान लो मेरे पास ये आरएनए है, तो इस आरएनए के ऊपर मैंने क्या लगाए थे? एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स जो हैं वो मैंने क्या कर दिए थे? मेंशन, ताकि मुझे आइडेंटिफाई करने क्या हो जाए? आसान हो जाए। तो मैंने क्या किया था, इसमें एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स जो है उनका इस्तेमाल किया था। बाकी इसमें और क्या किया गया था? बाकी इसमें किया गया था सीक्वेंस एनोटेशन। क्या किया गया था? बाकी सीक्वेंस एनोटेशन। तो दो अप्रोचेस आपको पता होने चाहिए। एक थी एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, EST, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, और दूसरा क्या था? सीक्वेंस एनोटेशन। तो दो अप्रोचेस जो हैं वो यहाँ पर अप्लाई किए गए थे जानने के लिए, सीक्वेंसिंग करने के लिए। सो फॉर सीक्वेंसिंग टोटल डीएनए फ्रॉम अ सेल इज आइसोलेटेड। तो सीक्वेंस करने के लिए क्या किया जाता था? कोई भी पर्टिकुलर सेल होगी, उस सेल से हम क्या करेंगे, मान लो ये मेरे पास सेल है और ये इस सेल में इसका न्यूक्लियस है, तो ऑब्वियसली सबसे पहले इस सेल को क्या करेंगे? डीएनए को आइसोलेट करेंगे। जो भी डीएनए की आइसोलेशन होगी, उस डीएनए की आइसोलेशन करने के बाद हम इसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से क्या करते हैं? कट करते हैं। कट करने के बाद जो भी हमारे पास सूटेबल वेक्टर्स होते हैं, अगर थोड़ा डीएनए है तो कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे? PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, अमाउंट को बढ़ाने के लिए, एम्पलीफाई करने के लिए। और बाद में हम क्या करते थे कि ये जो भी आपके पास फ्रेगमेंट्स आते थे, इन फ्रेगमेंट्स को किसी न किसी प्लाज्मिड या किसी न किसी आर्टिफिशियल बैक्टीरिया के साथ जोड़कर हम बनाते थे rDNA। किस फॉर्म में हम इसको स्टोर करके रखते थे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए की फॉर्म में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की फॉर्म में। तो यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आपने क्या यूज़ किया था इसके लिए? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का इस्तेमाल किया था एज अ वेक्टर। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखिए, जो भी फ्रेगमेंट्स थे उनको जब सीक्वेंस की गई थी तो यहाँ पर ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स का इस्तेमाल किया था। और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि किस महान साइंटिस्ट के टेक्निक, यहाँ पर कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ की थी, वो थे हमारे पास फ्रेडरिक सेंगर। तो फ्रेडरिक सेंगर का सीक्वेंसिंग टेक्निक, डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक इस्तेमाल किया गया था। तो जो भी हमारे सेंगर हैं, इनको खास करके योगदान दिया है इन्होंने एमिनो एसिड के सीक्वेंस और प्रोटीन के सीक्वेंसेस पर। तो ये सारी बातें जो हैं वो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। मतलब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने मेंशन करना है वो यही करना है कि यहाँ से आपने जो फ्रेडरिक सेंगर टेक्निक है, दैट इज़ यूज फॉर द सीक्वेंसिंग ऑफ द डीएनए। हालांकि ये जो टेक्निक है वो एमिनो एसिड के सीक्वेंस के लिए जो है वो यहाँ पर की जाती है।
तो जैसा कि आप यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे दूँ किस प्रकार से है, ज़रा इस डायग्राम के ऊपर आप ध्यान देने की आप कोशिश करें। तो जैसा कि आपको यहाँ पर ये लेडी जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अब इनका हमने क्या लिया हुआ है, सेल लिया हुआ है। सेल लेने के बाद हमने क्या किया है कि इनका जो क्रोमोसोम है वो निकाला हुआ है। अब ये जो क्रोमोसोम है इसके ऊपर क्या है, डीएनए है, और डीएनए के ऊपर ऑब्वियसली सीक्वेंसिंग है। तो हमने कंप्यूटर में ये डाटा जो है ये सारा क्या किया हुआ है, ऐड किया हुआ है। तो आप देखिए किस प्रकार से हमने ह्यूमन बीइंग का सेल लिया और सेल लेने के बाद क्रोमोसोम लिया, और क्रोमोसोम के ऊपर जो भी डीएनए की सीक्वेंस था उसको हमने कंप्यूटर में बाकायदा इसको स्टोर करके इन्फॉर्मेशन को हमने रख लिया। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम 1 का जो सीक्वेंस है वो कौन से ईयर में पता चला था, पूरा किया गया था मई 2006 में। तो जो भी आपका क्रोमोसोम 1 है उसकी 2006 में पूरी सीक्वेंसिंग जो है कर ली गई थी। जैसा कि आप सब बच्चों को पता है कि 24 ह्यूमन क्रोमोसोम हैं जिसमें 22 ऑटोसोम होते हैं और 2 आपके एलोसोम्स हैं, सेक्स क्रोमोसोम हैं जिनको कि आप एक्स और वाई बोलते हैं। तो सबसे पहले 2006 में अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा क्रोमोसोम सीक्वेंस किया गया था, तो आपका आंसर होना चाहिए क्रोमोसोम नंबर 1 किया गया था। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि बाकी जो भी आपने जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक फिजिकल मैप्स वगैरह जो है वो भी रखे थे। उसके बाद हम बात करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, तो आपको पता ही है कि यहाँ पर इस्तेमाल हुआ था। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मेंशन करनी है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको मेंशन करना है सैलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, फीचर्स क्या क्या थे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि इसमें इम्पॉर्टेंट फीचर ये था कि ह्यूमन जीनोम जो होता है उसमें 3164.7 मिलियन बेस पेयर होते हैं। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इनमें 3164.7 मिलियन बेस पेयर होते हैं। जो भी आपका एवरेज जीन है उसमें 3000 बेसिस हैं, बट साइज वेरी ग्रेटली विद द लार्जेस्ट नॉन ह्यूमन जीन, जो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, जो लार्जेस्ट नॉन ह्यूमन जीन है वो डिस्ट्रोफिन है, और इस डिस्ट्रोफिन में 2.4 मिलियन बेसिस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ जीन्स एस्टिमेट किए गए थे 30,000, मच लोअर देन प्रीवियस एस्टिमेट्स ऑफ 80,000 टू 1,40,000। तो ऐसा लगाया गया था कि भैया 30,000 जीन्स जो है वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और ऑलमोस्ट जो भी ह्यूमन बीइंग हैं उनमें 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो है वो एग्जैक्टली सेम होते हैं। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 99.9% ह्यूमन जीनोम आपस में सिमिलैरिटी जो है वो शो करता है। 50% जो डिस्कवर्ड जीन हैं 50% उनका फंक्शन अभी तक अननोन है। 50% जो है, ओवर 50% जो है उनका फंक्शन ही हमें पता नहीं है। लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड फॉर द जीन, 2% से भी कम है जो प्रोटीन के लिए कोड करता है। रिपीटेड सीक्वेंसेस मेकअप द लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम। तो रिपीट सीक्वेंस जो है वो ज़्यादा है। तो ये ज़रूर पता होना चाहिए कि भाई 50% के ऊपर तो हमें पता ही नहीं है कि काम क्या है। 2% जीनोम जो है वो प्रोटीन के लिए कोड हैं, और जो रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं वो ज़्यादातर ह्यूमन जीनोम में पार्टिसिपेट करते हैं। रिपीट सीक्वेंसेस, जो रिपीट सीक्वेंसेस हैं वो दरअसल डीएनए के सीक्वेंसेस होते हैं जो कि बहुत बार रिपीटेशन में आते हैं। कई बार 100 to 1000 टाइम्स जो है वो रिपीट सीक्वेंस जो है वही आपको मिलेंगे, जबकि उनका कोई भी डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन के साथ फंक्शन नहीं है। लेकिन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, डायनामिक्स और एवोल्यूशन में ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्यों इतना ज़्यादा जीनोम है, क्यों रिपीट सीक्वेंसेस की वजह से, जबकि फंक्शनल तो लेस देन 2% है। क्रोमोसोम 1 जैसा कि मैंने आपको अभी बता दिया, ये वाला पॉइंट मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि जो हमारे पास क्रोमोसोम 1 है उसमें 2968 जीन्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो आपके प्रेजेंट होते हैं। तो बाकी वाई जो है उसमें सबसे कम है, 2968 जीन जो हैं वो आपके क्रोमोसोम 1 पे हैं, और 231 जीन, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, 231 जो हैं वो आपके वाई क्रोमोसोम के ऊपर है।
तो जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने आइडेंटिफाई किया है 1.4 मिलियन लोकेशंस वेयर सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस जो है एसएनपी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो देखा गया है कि सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। बाकी आपके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से फ़ायदा क्या होने वाला है कि अगर आपको बेटे डीएनए के सीक्वेंस की अच्छे ढंग से नॉलेज होगी तो जो भी बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं उनको आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। अभी तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत से काम ऐसे हैं जो लोगों को, साइंटिस्ट को अभी भी करने हैं। तो जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसके ऊपर अभी भी रिसर्च जो है वो चली हुई है। जो रिसर्चर्स हैं वो जीन्स के बारे में टाइम टू टाइम पढ़ते रहते हैं। वो चाहते हैं कि होल जीनोम सीक्वेंसिंग जो है वो पता लगे और लोगों को उनकी डिजीज़ या उनके कोई भी चीज़ें हैं उनको ट्रीटमेंट करने के लिए उनको मौका मिलना चाहिए। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था क्या और उस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के गोल क्या थे, उस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के टारगेट क्या क्या थे और उस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कौन सी 2 मैथडोलॉजीज़ के थ्रू जो है वो स्टडी किया जा सकता है। तो अगर आप मेरे इस वीडियो को सुन रहे हों, जो भी बच्चे +2 या नीट का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट डाटा मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो एक क्वेश्चन अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा तो आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में करें। और मेरा क्वेश्चन ये है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को फॉलो करने के लिए ये किस टेक्निक के ऊपर जो है बेस्ड था, कौन से साइंटिस्ट थे जिनकी टेक्निक के ऊपर जो है आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की सीक्वेंसिंग बेस्ड थी। और एक क्वेश्चन मेरा और है कि कौन कौन से 2 मैथडोलॉजीज़ यहाँ पर इस्तेमाल की गई थी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। बाकी जो भी आपको क्वायरी होगी, क्वेश्चन होगा, वो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेज सकते हैं। आई होप this is useful for all the candidates who are preparing for NEET as well as for all other medical entrance exams. So thank you so much for watching this human genome project. Thanks a lot. बाकी और कोई भी वीडियो आपको कंसर्न टॉपिक पे चाहिए होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. So thank you so much for watching. Thanks a lot.